नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के इस अद्भुत सीरीज में आप सभी का स्वागत है पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो सेशन है इसमें हम कवर अप करेंगे 4 स्टोरीज आपके लिए। आपके स्क्रीन पे आपको 4 स्टोरीज दिखाई दे रही होंगी। ज्यादातर स्कीम्स हैं आज जो है योजनाओं पे काफी ज्यादा बात की जाएगी, तो सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूरी सीरीज, ये पूरा सेशन आप ही के लिए कंडक्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जो स्टोरी, वो है ICMED प्लस स्कीम। ICMED, IC का मतलब हो गया इंडियन सर्टिफिकेशन मेडिकल डिवाइसेस। इंडियन सर्टिफिकेशन मेडिकल डिवाइसेस यानी उपकरणों से रिलेटेड ये स्कीम है। वो भी कैसी उपकरण, मेडिकल डिवाइसेस। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्चुअली जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। 13485 भी इसमें एक नंबर है। दिस स्कीम एम्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी की जो चेकिंग होती है, सेफ्टी होती है, कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो वो कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, उन सब चीजों पर ये जो स्कीम है, ये जो योजना है वो ध्यान देगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इसमें कौन कौन एसोसिएटेड है, तो इसमें एसोसिएटेड है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिवाइसेस, जिसे बोलते हैं एम्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिवाइसेस। अब इन दोनों ने मिलकर इसमें कुछ नए फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हैं। हालांकि ये प्लस स्कीम है ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये एक अपडेटेड वर्जन है। इसका जो पिछला वाला वर्जन था 2016 में लॉन्च किया गया था आईसी मैड स्कीम। इस बार आईसी मैड प्लस स्कीम ये लोग लेके आए हैं और इसमें इन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, जो फीचर्स इस स्कीम को वर्ल्ड की पहली स्कीम बना देता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स और फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पूरी जो चेकिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सब इसमें डाली गई है। तो ये नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। दिस विल बी एन एंड टू एंड क्वालिटी अश्योरेंस स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया। अब इस स्कीम के कंपोनेंट क्या है, ये जो योजना है इसमें एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इसमें, जो कि पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा प्रोडक्ट को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी सेफ्टी को लेके। साथ ही साथ जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो नकली का काफी सारे डिवाइसेज आ जाते हैं, खराब से डिवाइसेज आ जाते हैं, फेक सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उन सब चीजों को, ये जो सारे चैलेंजेस है, इसमें भी जो है ये मदद करेगा। आईसी मैड स्कीम पहले 2016 में लाई गई थी, इस बार कौन सी लाई गई है, इस बार लाई गई है दोस्तों आईसी मैड प्लस by aimed यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिवाइसेस, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन भी इस बार डाला गया ना, तो सर्टिफिकेशन भी इसमें प्रोवाइड की जाती है बाय थ्रू अ बोर्ड, दैट इज NACB। आपको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे देते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किस मंत्रालय के तहत आती है, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो आदिल जैनुल भाई इसके चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो डॉक्टर रवि पी सिंह, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। अब इसमें देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो बोर्ड्स है, आप यहाँ देख सकते हैं NBQP है, नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन है, NABCB है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज है, नाबेट है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और NABL नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो इतने तरीके से 5 बोर्ड इन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी चेकिंग अपने आप में एक बहुत भारी काम होता है और हर जगह जहां भी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वहां पे क्वालिटी चेकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज QC, राइट। QC वगैरह होती है, हर सेक्टर में होती है, जहां भी प्रोडक्ट है वहां पे क्वालिटी चेकिंग जरूर होगी। और इससे एक नया सब्जेक्ट उभर के आता है, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी, आईसी मैड प्लस स्कीम। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है दोस्तों, भी हाल फिलहाल आसाम की जो सरकार है, सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल मैपिंग एजेंसी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामित्व स्कीम इन आसाम। तो आसाम में इस स्कीम को अब लाया जा रहा है। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन कौन सी है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, ये बता दो यार कमेंट थर्ड में, बड़ी इच्छा है हमारी सुनने की। नेशनल पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो ये सारे इसमें नोडल एजेंसी है।
सर्वे ऑफ इंडिया भी रहेगी टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पे, जो जिसका काम क्या होगा कि जितने भी रूरल लैंड हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं, नहीं भी बसे हुए हैं, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा उन इलाकों की सर्वेलेंस करना, उनकी सर्वे करना, ये टेक्नोलॉजिकल काम जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो स्कीम है इसको क्यों लाया गया? इसको इसलिए लाया गया ताकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स और जो लीगल केसेस के मामले होते हैं ये कम हो, कोर्ट पे इसका कम असर पड़े। क्योंकि आप देखते हैं कि गांव वगैरह में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो भाई हैं, दो भाइयों की जमीन है, एक भाई ने बस कर दिया हमला, तो इस तरीके की चीजें ना हो, फिर वो कोर्ट वोर्ट के झगड़ों में जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर सरकार को कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाना होता है तो वहां पे फिर जमीन का पेंच फंस जाता है, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसको देखते हुए ये स्कीम को लाया गया है। और साथ ही साथ इसमें एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, मैं लगे हाथों बता देता हूँ, कि जो गांव वगैरह में जो लोग होते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंटेशन जो प्रक्रिया है वो उसमें थोड़े से कच्चे होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह ज्यादा होते नहीं, विरासत में जमीनें मिली होती हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े से कमजोर होते हैं। और फिर वो उसका बाद में उसी जमीन का इकोनॉमिक पर्पस के लिए अगर यूज करना चाहे तो पर्टिकुलर सही दस्तावेज ना होने के कारण वो उसका यूज नहीं कर पाते, राइट। फिर उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती हैं वगैरह वगैरह। आपने एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं सुना है, बताइएगा मुझे, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी की बात चल रही थी तो थोड़ा दिमाग में आया कि एनिमी प्रॉपर्टी भी कोई चीज है, तो बताइएगा एनिमी प्रॉपर्टी क्या है। तो बेसिक बात यह है कि इस स्कीम को लाने का मेन मकसद ही यही है कि इस तरीके के जो मामले हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, लीगल केसेस हैं, उनको कम किया जा सके। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी, खुद माननीय प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत सारे जो गांव की प्रॉपर्टीज है उसकी सर्वेलेंस की जाएगी, उनको सर्वे किया जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और बाद में फिर एक प्रॉपर्टी कार्ड करके जो है वहां के ऑनर को दिया भी जाएगा। तकरीबन इस स्कीम में लगभग 6.5 लाख 6.62 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया को कवर अप किया गया है। 2021 से 2025 तक का टारगेट है। और टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? टेक्नोलॉजी पार्टनर है सर्वे ऑफ इंडिया। तो लगे हाथों सर्वे ऑफ इंडिया को भी थोड़ा जान लेते हैं। इट इज अ नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये याद रखना है आपको, डीएसटी के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया आता है। भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है ये, जो कि 1767 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है हाल फिलहाल देहरादून में है, राइट। तो ये थी स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड सारी बातें। आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या है स्वामित्व स्कीम। थोड़ा और समझते हैं। स्वामित्व की फुल फॉर्म भी बता दीजिए सर। तो ये लीजिए सर, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व स्कीम। और ये इस तरीके से पूरा मतलब कैसे सर्वे ऑफ इंडिया किस किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह मॉड्यूल इनका पूरा यहाँ पे मैंने चार्ट वगैरह दे दिया है आपको। इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, सर्वेलेंस कैसे करेंगे, सर्वे कैसे करेंगे, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो दूसरी स्टोरी भी हमारी खत्म हुई। आते हैं तीसरी स्टोरी की ओर। तीसरी स्टोरी बड़ी मजेदार स्टोरी है। 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छों की 3 प्रजातियां। ओडिशा, अब ओडिशा हो गया है, तो ओडिशा जो है भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जिसमें मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ओडिशा हैज बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल द 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब ये जो 3 स्पीसीज हैं ओडिशा में, कहाँ कहाँ है, क्या क्या नाम है इनके? एक तो है रिप्टाइल फ्रेश वाटर घड़ियाल्स, जो कि है आपके 7 कोशिया महानदी पे। 7 कोशिया यानी 7 कोस, याद है ना, पुराने जमाने में लोग कोस तक चलते थे। 2 कोस है बाबू। फिर दूसरा मगर्स इन भीतर कनिका नेशनल पार्क, मगर्स दूसरी प्रजाति। फिर तीसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो ये 3 तरीके की जो प्रजातियां हैं जगहों के साथ आपको बता दी गई हैं। ओडिशा हैज विटनेस्ड अ नेचुरल नेस्टिंग ऑफ घड़ियाल्स। तो यहाँ पर नेचुरल नेस्टिंग होती है। और ऑलिव रिडले टर्टल का नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? बताइएगा। ऑलिव रिडले टर्टल वो भी यहीं पे आते हैं, पार्टी वार्टी यहाँ पे करते हैं खूब। मतलब वो नहीं करते, दूसरे जानवर उनके आने का इंतजार करते हैं और फिर पार्टी वगैरह जश्न मनता है। तो ओडिशा हैज विटनेस्ड अ नेचुरल नेस्टिंग ऑफ घड़ियाल्स। अगर हम IUCN रेड लिस्ट में इसकी बात करें तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। घड़ियाल जो है नॉन एज गेवियल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल आर द क्रोकोडिलियन ऑफ फैमिली गेविलिडे। इस फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। दे आर अमंग लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडिलियंस। दे हैव बीन नेम्ड घड़ियाल बिकॉज ऑफ अ डिस्टिंक्ट बॉस। दिखाऊंगा आपको कि एक घड़े जैसा, मटके जैसा ऊपर उठा होता है इनके नाक के ऊपर से, इनके स्नाउट के एंड पे, which resembles an earthenware pot called घड़ा। तो वहां से इनका नाम पड़ा है घड़ियाल। घड़ियाल्स are well adapted to catching fish because of its long thin snout and 110 sharp and interlocking teeth।
बड़े ही जहरीले दांत वगैरह होते हैं, एक बार जब फंस गई मछली तो फिर फंस गई, फिर बाहर नहीं आती। दे हैव बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये मैं बता चुका हूँ आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत, राइट। तो ये 3 प्रजातियां हैं मगरमच्छों की। थोड़ा सा मगरमच्छ पे आपको जानकारी दे दे, बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, ये एलिगेटर है, ये क्रोकोडाइल है, और ये इंडियन घड़ा है। ये देख रहे हैं आप, ये एंड ऑफ स्नाउट, ये घड़ा बना हुआ है, राइट। तो इसी वजह से इनका नाम घड़ियाल पड़ता है। और यह है फॉल्स गेवियल एंड दिस इज केमैन। और यहाँ पे कुछ और क्रोकोडिलियंस की जो फैमिलीज वगैरह हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं, आपको बिल्कुल मजा आएगा। चलते हैं चौथी स्टोरी की ओर। हमारी जो चौथी और इस बार आज की जो हमारी आखिरी स्टोरी है, आईपीडीएस, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। मैंने पहले ही कहा था आज के सेशन में हम लोग योजनाओं पे ज्यादा बात करेंगे, तो योजनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है। एग्जाम के हिसाब से योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और योजनाओं से कम 5 से 7 सवाल तो देखे जाते ही हैं हर साल। सो एक 50 किलोवाट पावर सोलर रूफटॉप सोलान हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। किस स्कीम के तहत? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत, जो किसके अंडर आती है ये स्कीम को, मतलब लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अपने आप में एक नवरत्न सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्राइज पीएसयू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी है, तो वो इसकी जो है वो नोडल एजेंसी है। पूरी तरीके से इस स्कीम की देखरेख, इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग वगैरह सब पीएफसी के थ्रू होगी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों 24/7 पावर सप्लाईज फॉर कंज्यूमर्स, यानी 24 घंटे सातों दिन पावर सप्लाई मिलनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ताकि हो जाते हैं डिस्ट्रप्शंस वगैरह हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज वगैरह काफी आ जाते हैं। एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पावर टू ऑल हाउस होल्ड्स, और सभी घरों में बिजली पहुंचे, हर घर बिजली योजना। एक मेन कंपोनेंट्स आर, इसकी जो मुख्य कंपोनेंट है वो है कि सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो अर्बन एरियाज में है उनको थोड़ी सी और मजबूती प्रदान करना, कि जो लाइटें वगैरह फिर भी अभी कहीं पे कोई दिक्कतें हैं, कहीं पे कुछ लूप होल है, तो उसको प्लग इन किया जा सके। मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन फीडर्स कंज्यूमर्स इन द स्मार्ट एरियाज, अर्बन एरियाज। स्मार्ट थोड़ा सा एक्चुअली ध्यान में ये आ गया कि स्मार्ट मीटरिंग, तो जरूर बताइएगा कि स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है, स्मार्ट मीटरिंग का क्या कंसेप्ट है, राइट। I would like to hear from all of you guys that what is the concept of smart metering। तीसरे पे बात करें तो schemes for enterprise resource planning, ERP जिसे कहते हैं, and IT enablement of the distribution, की किस तरीके से हम इसे वितरित करेंगे और कैसे कैसे क्या रहेगा। तो इस पे पूरी एक तरीके से स्कीम से ही आप समझ रहे होंगे, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। याद रखना है कि सोलान अभी हिमाचल प्रदेश में 50 किलोवाट पावर का जो है सोलर रूफटॉप इनॉग्रेट किया गया है। कुछ एडवांसमेंट्स देख लेते हैं पावर सेक्टर ऑफ इंडिया के तहत लगे हाथों। पहला है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दूसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? तो कंकरेंट सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल याद है कि नहीं है? 7 शेड्यूल कंकरेंट सब्जेक्ट। आज के लिए आपका एक और सवाल, कंकरेंट सब्जेक्ट में टोटल कितने आइटम्स हैं? यूनियन लिस्ट में कितने आइटम है, स्टेट लिस्ट में कितने आइटम है, जरूर बताइएगा। दूसरा, गवर्नमेंट हैज रिलीज इट्स रोड मैप टू अचीव 175 गीगावाट कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं कि सरकार ने ये टारगेट 2022 तक ले लिया है 175 गीगावाट का, जिसमें 100 गीगावाट तो सोलर पावर का है और 60 गीगावाट है विंड पावर का, राइट। अब ये जो लिया गया है, अब इसमें आप देख सकते हैं एक वर्ड आया है रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो टारगेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सुपरविजन में नहीं है, ध्यान रखना है आपको। इसके लिए MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अलग से ये मिनिस्ट्री है। तो ये थोड़ा सा जो है ना थिन लाइन ऑफ जो डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहीं पे आपको फंसाया जा सकता है कि मिनिस्ट्री के नाम ही चेंज कर दें। तीसरा, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ रेंट अ रूफ पॉलिसी। तो इस तरीके से एक नई पॉलिसी आ रही है, तैयार कर रही है सरकार, इस पर भी काम चालू है, रेंट अ रूफ पॉलिसी, ताकि जो उनका जो टारगेट है कि 40 गीगावाट की पावर हम जनरेट कर देंगे बाय यूजिंग सोलर रूफटॉप 2022 तक, तो उस पर ये काम है। तो ये भी आपको याद रखना है, रेंट अ रूफ पॉलिसी। उसके बाद पावर सेक्टर में आपको मालूम ही है कि 100% FDI जो है वो अलाउ कर दिया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। FDI पे हम लोग बात कर चुके हैं। आप बताइए कि भारत का FDI बढ़ा है या घटा है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे। देयर आर ऑल्सो मैनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि उदय स्कीम हो गई, सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना, गर्व ऐप हो गया, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस तरीके से काफी सारे
और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं पावर सेक्टर ऑफ इंडिया के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। 4 E's की अगर हम बात करें तो 4 E में क्या क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी है, एफिशिएंसी है, एनवायरनमेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो रैंकिंग है काफी अच्छी सुधरी है, वर्ल्ड बैंक जो कंडक्ट करती है, राइट। उसमें एक अलग से एक इंडेक्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, उसमें भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। तो इस तरीके से ये सारे 4 E's वगैरह आप इसको थोड़ा सा एक्रोनिम्स वगैरह को आप याद रखिएगा, राइट। तो ये था हमारे 4 स्टोरी। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट आईसीमेड प्लस स्कीम, सेकंड स्वामित्व स्कीम, थर्ड 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, फोर्थ आईपीडीएस इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स 36 घंटे का 8 जुलाई से कमेंस होने जा रहा है। आइए खुद को एनरोल कीजिए, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम है, पावर ऑफ 10 है, राइट। 1 महीने के लिए भी जुड़ सकते हैं, 6 महीने के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़िए, दोस्तों को भी बोलिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, सारे लिंक्स बिल्कुल अपडेट हैं। किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी कोई तरीके की समस्या या कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, टीम उसका प्रॉपर तरीके से आंसर करेगी। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।